हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दिल्ली आईएएस एकेडमी रायपुर के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आपको पता है, अभी हाल ही में हमारा सीजीपीएससी मेंस का पेपर समाप्त हुआ है। तो जैसा कि आपको पता है कि पेपर 4 पार्ट 2 जो कि हमारा मैथ रीजनिंग वाला पोर्शन होता है, इसको मैं आपको डील करने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। माई सेल्फ देवराज सिंह। अगर हम बात करें कि इस बार का पेपर कैसा था, जो छात्रों ने हमारे यहाँ से मेंस दिया उनका अनुभव कैसा था, मेरे और मित्रगण और दोस्त हैं उनका अनुभव कैसा था, तो सबका कहना यह है कि पेपर इस बार लेंदी था। थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ कि वो मॉडरेट लेवल पर ही था, मतलब मॉडरेट टू हार्ड के बीच में हम उसको रेटिंग दे सकते हैं। तो इस बार पेपर का लेवल अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन अच्छे अच्छे डाले गए हैं, साथ ही साथ ये टाइम टेकन थे, इनको सॉल्व करने में आपको टाइम लगेगा। तो आपको क्या करना होता है, जब आप मेंस में अपियर होते हैं तो आपको वहां पर जनरल साइंस और आपका जो पार्ट 3 भी है अपना अप्लाइड वाला, और फिर जो आपका पार्ट है अपना मैथ्स रीजनिंग, दैट मींस पेपर 4 पार्ट 2 है, इन सब में सामंजस्य बनाते हुए टाइम को सही तरीके से मैनेज करके आंसर करना होता है। तो जैसे कि जो 2 नंबर वाले सवाल है इसमें आपको कितना लिखना है, जो 4 नंबर वाले सवाल है इसमें आपको कितना लिखना है, जो 8 नंबर वाले सवाल है और अंत में जो आपका 10 नंबर वाला सवाल है इसमें आपको कितना आंसर लिखना है, ये सारी चीजें मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। ये वीडियो काफी लंबी ना हो जाए, इसके लिए मैं आपको इसमें सिर्फ सेक्शन 1 और सेक्शन 2, दैट मींस जो हमारे 2 नंबर वाले सारे क्वेश्चन होते हैं वो, और 4 नंबर वाले जो सारे क्वेश्चन होते हैं वो, मैं इतना ही डील करने वाला हूं। इसके बाद फिर एक वीडियो आएगी जिसमें कि मैं आपको सेक्शन 3 और 4, दैट मीन्स कि हमारे 10 मार्क्स वाले और हमारे 8 नंबर वाले सारे क्वेश्चन में उसमें आपको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन इस बार पीएससी मेंस के द्वारा पूछे गए थे और उनसे हमको कैसे डील करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं तो हमारा पेपर 4 पार्ट 2 सेक्शन 1 की बात करूं तो सेक्शन 1 में 6 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो अगर मैं ओवरऑल वेटेज की बात करूं तो मेरा ओवरऑल वेटेज हो जाता है यहाँ पर 12 मार्क्स का। अगर मैं बताऊं तो इसमें आपको 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसलिए सेक्शन 1 हमारा जो वेटेज है वो कितने का है, 12 मार्क्स का है। ठीक है, इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो कुछ फ्रैक्शंस दिए गए थे और इनका टोटल सम निकालने को कहा गया था। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि कोई भी फ्रैक्शन है और अगर उसमें अगर बात करूं उसके डिनोमिनेटर, दैट मींस उसके हर की, अगर वो अलग अलग है तो आपको एलसीएम लेकर के उसको इक्वल करना होता है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पर हमारे सामने जो दिया हुआ है इसमें हमारा है 15, देन 21, देन 28, फिर 36 और 45। तो मुझे इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा और एलसीएम निकालने के बाद तब जाकर के मैं सारे के सारे जो हर है सबको समान करूंगा और इनका योगफल निकालूंगा, इनको जोड़ूंगा। ठीक है, मैं समझता हूं कि हिंदी और इंग्लिश ये क्लास बाइलिंगुअल ही रहने वाली है, क्योंकि चूंकि ये मैथ्स है तो आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर मैं एलसीएम निकालना स्टार्ट करूं तो यहां पर हो जाएगा मेरा 15, 21, 40, जो 28 है कितना टाइम्स चले जाएगा, 14 टाइम्स, ये 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और ये 45। ठीक है, इसके बाद अगर 2 से जाने वाले और भी है तो आप और 2 से आप सॉल्व कर सकते हो। 2 से 15 नहीं जाएगा, 21 नहीं, लेकिन 14 7 टाइम में, 18 9 टाइम्स में, और ये हो गया मेरा 45। इसके बाद आप क्या करो, 3 से ट्राई करो, 3 से 3 5 जा 15, देन 3 7 जा 27 21, फिर क्या हो जाएगा मेरा 7, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। इसके बाद आप 3 से और ट्राई कीजिए, 5, 7, 7, 1, 5। इसके बाद आप क्या कीजिए, 5 से ट्राई कीजिए तो 1, 7, 7, 1 और ये 1, और एट द एंड इसको मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, 7 से। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा 1 1 1 1 एंड 1। ठीक है, ये जो सारी वैल्यू दी हुई है एलसीएम के लिए इनको क्या करना होता है, इनको मल्टीप्लाई करना जरूरी है। ठीक है, तो अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूं एलसीएम निकालने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो एलसीएम है कितना आ जाएगा, 1260। आपका एलसीएम आ जाएगा 1260 आ जाएगा। अब आपका काम क्या है कि आपको ये सारे फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर, जो इन सारे फ्रैक्शन का हमारा हर है, इसको क्या करना है, सेम करना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1/15, तो अगर मैं बोलूं मेरा पूरा कंप्लीट एलसीएम कितना आया हुआ है, 1260। ठीक है, तो नीचे में अगर मैंने 1260 कर दिया तो जिस संख्या से 1260 करने के लिए मैंने मल्टीप्लाई किया है उसी संख्या से मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर नीचे मेरा 1260 है और ऊपर भी मुझे क्या करना है, नीचे 1260 करने के लिए जिस संख्या से मल्टीप्लाई किया उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है। तो संख्या आप कैसे ढूंढेंगे, देखिए नीचे में कितना है, 15 है, तो 15 आप कहीं भी ढूंढ लीजिए इसमें। अगर मैं देखूं तो यहाँ मेरा 15 बन जाएगा, 5 3 जा 15 बन जाएगा। इसके अदर जो संख्याएं बची है आपको उनसे गुणा करके ऊपर में लिख देना है। तो देखिए और क्या बचा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12,
ठीक है, ये 3 और ये 5 को मैंने 15 के लिए यूज कर लिया है। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 7 जा 84। ठीक है, 12 7 जा कितना हो जाएगा मेरा 84। ठीक है, तो आपको 84 लिख देना है। मतलब कि अगर मैं 84 से मल्टीप्लाई करूं यहाँ ऊपर और नीचे, तो नीचे मेरा आ जाएगा 1260 और ऊपर में आ जाएगा 84। अगेन अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ 21 है। 21 के लिए क्या कर सकता हूं मैं, 3 और 7 को होल्ड कर सकता हूं। 21 के लिए क्या कर लूंगा मैं, यहाँ पर 3 और 7 को होल्ड कर लूंगा इस बार। ठीक है, ये मैं आपको जल्दी फास्ट तरीके से निकालने का तरीका बता रहा हूं ना। तो मुझे पता है 27 कैसे आता है, 3 और 7 से। इसके अदरवाइज जो संख्या बची इनको आप आपस में गुणा कर लीजिए। कैसे करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। कितना आ गया आपका 60। तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है 60। ठीक है, तो इसी प्रकार अब मैं 28 के लिए देखूंगा। तो 28 के लिए आपको क्या करना होगा, 28 के लिए आपको किसको किसको होल्ड करना पड़ेगा अगर बात करूं 28 के लिए आपको किसको किसको होल्ड करना पड़ेगा, 7 को और 4 को। तो ये हो गया मेरा 2 2 जा 4 और यहां से आप किसको होल्ड कर सकते हो 7 को। सॉरी, यहां पर क्या था हमारा 7 था ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 28। आप इतना होल्ड कर लो और बाकी सारे से मल्टीप्लाई करके देखो तो क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15 और 15 3 जा 45। दैट मीन्स यहाँ ऊपर मेरा कितना आ जाएगा 45। ये एकदम आसान तरीका है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आपको पता करना है कि 1260 कितनी बार में आएगा, है ना। हमको किससे, जैसे कि हमको 28 है, इसको 1260 बनाना है, तो कितनी बार में आएगा जानने का तरीका क्या है, आप यहाँ से 28 होल्ड कर दो और बची हुई बाकी संख्याओं से आपस में गुणा कर लो। तो आपको उतनी ही संख्या से गुणा करना होगा, क्या लाने के लिए, 1260 लाने के लिए। ठीक है, क्योंकि देखो 28 तो पहले से है, अब हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि 1260 बने, इसलिए हम लोगों ने क्या किया 28 को होल्ड कर लिया और बाकी बची हुई संख्याओं से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या हमारे पास 36। तो 36 के लिए मुझे 36 के लिए होल्ड किसको किसको करना पड़ेगा, 36 के लिए मैं होल्ड कर सकता हूं 3 3 जा 9 और ये 9 2 जा 18 और 2 जा 36। मतलब कि कितना बच गया मेरा 5 और 7 बस बच गया। तो 5 और 7 कितना हो जाएगा मेरा 35। क्या हो जाएगा 35। तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं 35 प्लस यहाँ पर 45 है। 45 कैसे आएगा, अगर मुझे 45 होल्ड करना है तो 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, इतना मैं होल्ड कर लूंगा और बाकी बची हुई संख्याओं को गुणा कर लूंगा। 2 2 जा 4 और 4 7 जा 28। क्या आ जाएगा मेरे यहाँ पर 28। इस तरीके से मैं सारी की सारी संख्याओं को लिखूंगा और जब मैं इनका जोड़ करूंगा, जब मैं इनको जोड़ूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 252। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 252। ये सारी संख्याओं को आपको जोड़ना है और यहाँ पर कितना है मेरा 1260। कितना है 1260। अगर आपको 250 का पहाड़ आता है तो ठीक है, नहीं तो अगर आप देखेंगे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा मेरा 5 टाइम्स में क्या होगा सॉल्व हो जाएगा। तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा कितना आ जाएगा 1/5। तो ये हो जाएगा मेरा इस दिए हुए क्वेश्चन का अभिष्ट क्वेश्चन का हल। ठीक है, अतः अभिष्ट हल मैं क्या बोलूंगा, या अतः अभिष्ट हल यानी पूछे गए क्वेश्चन का हल कितना है मेरा 1/5। तो इस तरीके से सॉल्व करना है, ये एकदम ही इजीएस्ट वे है, सबसे आसान तरीका है। आपको किसी भी एन वाले या इधर उधर फॉर्मूले में नहीं जाना है। ठीक है, आपको बेसिकली नॉर्मली इसका वो लेना है एलसीएम। जो एलसीएम आएगा उसका मैंने बताया सबसे आसान तरीका क्या है, जैसे मुझे 15 के लिए जानना है कि मैं किस संख्या से गुणा करूं तो मेरा नीचे 1260 हो जाए, है ना। उसी संख्या से ऊपर भी गुणा करना पड़ता है, तो उसके लिए आप इस एलसीएम वाली लाइन में से क्या होल्ड कर लो 15 होल्ड कर लो, अदरवाइज जितना बचा उस संख्या से गुणा कर दो तो हमको पता चल जाएगा कि उतने से ही आपको ऊपर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये सबसे आसान तरीका था और सबसे कम समय में होने वाला तरीका भी है। मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अगर आप इसे खुद सॉल्व करोगे तो काफी कम समय में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन था 2 मार्क्स के लिए, और 2 मार्क्स के लिए अगर आप इतनी चीजें करते हैं तो आपको आराम से 2 मार्क्स मिल जाएगा, पूरा 2 मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि हमको समय रहते आंसर भी निकालना है, चीजें भी लिखनी है और आगे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने, तो ये सही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा अलजेब्रा से क्वेश्चन दिया गया। अगर बात करूं तो इस बार अलजेब्रा से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, है ना। देखिए हल दिया गया है, क्या दिया गया है कि यहां पर हमको क्या लिखना है, अपना हल दिया गया है। हमको क्वेश्चन में दिया गया है कि 2x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है 9x स्क्वायर प्लस
1/4x² का मान। ठीक है, तो देखिए मेरे शुरुआत यहाँ से करने जा रहा हूँ। ठीक, जैसे कि आप लोगों ने थोड़ा भी अलजेब्रा का आइडिया होगा, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप देखो तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो शायद मैं यहाँ तक बहुत आसानी तरीके से पहुंच सकता हूँ। क्योंकि मैं अगर बाहिने साइड स्क्वायर करूंगा तो मुझे दाहिने साइड भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको क्या लिखना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, और हिंदी मीडियम से तो क्या लिखूंगा कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक, जब आप वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x + 1/3x इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/3 का भी होल स्क्वायर। इस तरीके से आपको सॉल्व करते हुए जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है। जैसे कि आपको पता है a + b का होल स्क्वायर, आपको यहाँ फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा जिस फॉर्मूले को आप यहाँ अप्लाई करेंगे। तो a + b का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है मेरा, a² + 2ab + b²। इस तरीके से आपको जहां भी आप फॉर्मूला को उपयोग करते जाते हैं तो आपको वहां पर मेंशन करना होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बस लगाना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा, 2x का स्क्वायर, दैट मीन 2x का होल स्क्वायर मतलब 4x² + 2ab, दैट मीन्स 2 × 2x, और b का वैल्यू कितना है मेरा, 1/3x + b², दैट मीन्स 1/3x का स्क्वायर करने से क्या आ जाएगा, 1/9x² इक्वल्स टू 25/9। बस इतना सा आपको इसमें काम करना था इस दिए हुए क्वेश्चन में। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा आंसर, इस x को और इस x को मैं सॉल्व कर दूं तो 2 × 2 = 4, 4/3। यहाँ अगर क्या देखने को मिलेगा आपको, 4x² + 4/3 + 1/9x² इज इक्वल टू 25/9। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ आगे और सॉल्व करने का प्रयास करूं तो मैं क्या कर सकता हूँ, 4/3 को उस तरफ पक्षांतर कर सकता हूं, और यहाँ मेरा क्या बच जाएगा, 4x² + 1/9x² इज इक्वल टू 25/9 - 4/3। बस यही आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। अगर मैं देखूं तो आप ध्यान से यहाँ देखो, अगर मैं एलसीएम लेने की बात करूं तो मैं यहाँ एलसीएम ले सकता हूँ 9, यहाँ 9 ऑलरेडी है तो इसको मैं 25 लिख सकता हूँ, और ये 4 कितने टाइम में 9 बनाएगा, 3 टाइम्स में, तो आपका क्या हो जाएगा, 4 × 3 = 12। देखो नीचे में 3 है, मुझे 9 चाहिए, तो अगर मैं नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट मीन्स यहाँ कितना आ जाएगा मेरा 12। तो ये हो जाएगा मेरा 13/9। कितना आ गया, 13/9। तो अगर आप देखोगे तो ये 13/9 क्या है मेरे, 4x² + 1/9x² की वैल्यू है। ठीक है, मैं इस बचे हुए जगह पर मैं बाकी का सॉल्व कर देता हूं। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो 4x² + 1/9x² इज इक्वल टू मेरा कितना आ चुका है, 13/9। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे जो आंसर चाहिए उसमें 9x² 1/4x² होना चाहिए, तो क्यों ना मैं उसी से डिवाइड कर दूं। तो अगर मैं यहाँ पर 9/4 से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों पक्षों में अगर मैं क्या कर दूं, 9/4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ भी 9/4 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ कितना हो जाएगा, 13/9। 9/4 से मैंने दोनों पक्षों में गुणा कर दिया। जैसे ही मैं अंदर इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4 और ये 4 क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो यहाँ मुझे देखने को मिलेगा 9x²। 9/4 से जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 9 और ये 9 क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसल, और यहाँ देखने को मिलेगा मुझे 1/4x²। अगर इसके बाद मैं आगे बढ़ूं तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा 9 से 9 कैंसल और 13/4 क्या देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर, 13/4। यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दिए गए इक्वेशन का जो आंसर होने वाला था क्या था, 13/4 है, और आपको इतना कुछ करना होगा तब जाकर के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। कुछ इसमें बड़ी बात नहीं थी, बस इस दिए हुए इक्वेशन में आपको दोनों पक्षों में वर्ग करना था। वर्ग करने के बाद a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना था। उसके बाद अंत में आपको किससे मल्टीप्लाई कर देना था, पूरे इक्वेशन को 9/4 से, और आप लोगों को क्या था, आंसर आ जाता। तो अतः अभिष्ट हल क्या है मेरा, 13/4। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो इसके पश्चात हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कि इस बार वैदिक मैथ्स में आपका ड्यूप्लेक्स विधि द्वारा 234 का वर्ग निकालना पूछा गया था। तो हम कैसे निकालेंगे 234 का वर्ग। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ड्यूप्लेक्स के बारे में बता दूं कि हम किसी भी संख्या का ड्यूप्लेक्स कैसे निकालते हैं। अगर आपके पास कोई एक सिंगल संख्या है और इसका ड्यूप्लेक्स लिखना है, मैं वर्ग नहीं बोल रहा हूं, मैं इसका ड्यूप्लेक्स लिखने की बात कर रहा हूं। अगर आपको इसका ड्यूप्लेक्स लिखना है तो आपको क्या करना है, इस दी हुई संख्या का सिर्फ क्या कर देना है, स्क्वायर। अगर सिर्फ सिंगल संख्या है, अगर 2 संख्या है, 2 संख्याओं का ड्यूप्लेक्स लिखना है a और b,
तो क्या करना है मुझे, ये ए और बी तो आपस में गुणा करना ही है और इनका डबल, दैट मीन्स इनको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से। इसके पश्चात अगर बात करूं कि मेरे सामने 3 संख्याएं हैं ए बी सी, तो आपको क्या करना है, ये प्रारंभिक और अंतिम संख्या का आपस में मल्टीप्लीकेशन करना है और इनको डबल कर देना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2ac, और फिर उसके बाद अंत में ये बीच वाली जो संख्या है इसका वर्ग करके जोड़ देना है। तो इस प्रकार हमको कम से कम 3 संख्याओं तक का ड्यूप्लेक्स लिखने आना चाहिए, क्योंकि इस बार हमसे पूछा गया है। मैं वर्ग करना नहीं, मैं ड्यूप्लेक्स करने की बात कर रहा हूं, ठीक है। वर्ग करने का प्रोसीजर ये है कि अगर हमारे पास इस बार 3 संख्याएं दी हुई थी, तो ड्यूप्लेक्स करने टाइम आपको क्या करना है, पहले इकाई के 1 अंक का ड्यूप्लेक्स लिखना है, उसके बाद इकाई से 2 अंक पकड़ते हुए, ठीक है, पीछे से इन 2 संख्याओं का ड्यूप्लेक्स लिखना है, और फिर तीसरे चरण में तीनों का ड्यूप्लेक्स लिखना है, ठीक है। जब तीनों का ड्यूप्लेक्स हो जाएगा तो पीछे वाली संख्या को छोड़ देना है और फिर इन 2 संख्याओं का ड्यूप्लेक्स लिखना है, और अंत में किसका ड्यूप्लेक्स लिखना है, सबसे फ्रंट वाली संख्या का। तो सबसे आखिरी संख्या से हमने शुरू किया, फिर पीछे पे 2 संख्या लिया, फिर तीनों संख्याओं को लिया, फिर पीछे वाली संख्या को छोड़ दिया, फिर ये 2 संख्याएं और अंत में ये फ्रंट वाली संख्या, इसका ड्यूप्लेक्स लिखना है, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूंगा, मैं पहले 4 का ड्यूप्लेक्स लिखना चाहूं, किसका ड्यूप्लेक्स लिखूंगा, 4 का। तो 4 का अगर ड्यूप्लेक्स लिखूं, चूंकि ये सिंगल संख्या है, सिंगल संख्या का ड्यूप्लेक्स क्या होता है, उसी का वर्ग। कितना आ जाएगा मेरा 16, लेकिन 16 में से मुझे रखना कितना है, 6। और यहाँ पर बात करूं कैरी की, तो मेरा कैरी कितना हो जाएगा 1, जो कि आने वाले चरण में जुड़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 34 का अगर मुझे ड्यूप्लेक्स लिखना है तो दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करना है और इनको डबल कर देना है, दैट मीन्स 2 × 3 × 4। तो कितना हो जाएगा मेरा 4 3 जा 12 एंड 12 2 जा 24। अब इस 24 में ये जो कैरी था इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 25। लेकिन आप क्या करना है, सिर्फ इकाई का अंक यहाँ पर हमको कंसीडर करना है, और ये 2 क्या हो जाएगा मेरा कैरी, ठीक है। इसके पश्चात मुझे 3 संख्याओं का ड्यूप्लेक्स लिखना है, दैट मीन्स 2 3 4। अगर 3 संख्याओं का ड्यूप्लेक्स लिखना है तो क्या करना है, प्रारंभिक और अंतिम संख्या को आपस में गुणा करके डबल करना है, दैट मीन्स 2 × 3 × 4 प्लस ये जो मेरी मिड वाली संख्या है इसका स्क्वायर करके जोड़ना है। कितना हो जाएगा यहाँ पर 9। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो कितना देखने को मिलेगा हमको 4 × 2 × 2 ना, यहाँ पर मेरा 4 × 2 × 2 होगा, ठीक है। 4 × 2 × 2 कितना जाएगा मेरा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 9 25। कितना हो जाएगा 25। और ये जो 2 था मेरा कैरी वाला, इसको अगर आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 27। लेकिन 27 में से 7 हमको रखना है और ये 2 हमारा क्या हो जाएगा अगेन कैरी, ठीक है। इसी प्रकार आगे बढ़े तो अब मुझे क्या है, शुरुआत की 2 संख्याएं दैट मीन्स 23, इसके लिए ड्यूप्लेक्स लिखना है। 2 संख्याओं का ड्यूप्लेक्स क्या होता है, उन संख्याओं का आपस में गुणन, और इसी को क्या कर देते हैं हम लोग डबल। तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। जब आप यहाँ पर देखोगे तो आपको कितना देखने को मिलेगा 12। लेकिन आप क्या करना है, पिछला जो आपका आया हुआ है हम लोग का कैरी, इसको ऐड करना है। तो 12 और 2 कितना हो जाएगा, 12 और 2 हो जाएगा मेरा 14। लेकिन 14 में से 4 बस आपको रखना है और ये 1 मेरा कैरी, ठीक है। इसके बाद अंतिम चरण में सबसे आखिरी वाली संख्या का ड्यूप्लेक्स लिखूंगा, दैट मीन्स 2 का। तो अगर आप 2 का ड्यूप्लेक्स लिखोगे तो जब सिंगल संख्या का ड्यूप्लेक्स लिखते हैं तो वर्ग करते हैं, ठीक है। जब सिंगल संख्या का ड्यूप्लेक्स लिखते हैं तो वर्ग करते हैं। तो अगर हम 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पर मेरा कैरी था 1। तो अगर मैं देखूं तो मेरा फाइनली कितना आ गया यहाँ पर 5, जिसको कि मुझे कंसीडर करना है। तो अगर आप देखोगे तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 5 4 7 5 6। अगर मैं बात करूं अतः ड्यूप्लेक्स विधि द्वारा बात करूं तो 234 का वर्ग हमको क्या देखने को मिलेगा 5 4 7 5 6, 5 4 7 5 6, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग को ड्यूप्लेक्स विधि के द्वारा सॉल्व करना होता है, ठीक है। हमको क्या करना है, सबसे पहले अंतिम संख्या का ड्यूप्लेक्स लिखना है। तो एक संख्या का ड्यूप्लेक्स मतलब उसका स्क्वायर, फिर अंतिम 2 संख्या का ड्यूप्लेक्स लिखना है, मतलब कि उन संख्याओं को आपस में गुणन × 2। फिर हमको क्या करना है, तीनों संख्याएं लेनी है। इसके लिए क्या करना है, प्रारंभिक और अंतिम संख्या का गुणन × 2 और बीच वाली संख्या का वर्ग करके जोड़ देना है, ठीक है। तो इस प्रकार मैं लिखता चला गया, जो जो कैरी थे उनको हम लोग क्या किए, नेक्स्ट स्टेप में ऐड करते गए। और ये जो हमारी संख्याएं थी इसको अगर मैं सही वे में लिखूं तो क्या हो जाएगा मेरा 5 4 7 5 6, ये हो जाएगा 234 का ड्यूप्लेक्स विधि के द्वारा स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा एक रीजनिंग का क्वेश्चन आया हुआ है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। कई बार परीक्षाओं में ऐसा होता है कि आपने कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग तो बहुत पढ़ा है, लेकिन उस समय उस मोमेंट पे हमारा दिमाग काम नहीं करता। तो ऐसे समय में समझदारी ये है कि आप उस क्वेश्चन को छोड़ते हुए आगे बढ़ जाएं, सारे क्वेश्चन हल करें, ठीक है। इस बार छात्र छात्राओं ने कई सारी परेशानियां फेस की है,
मैथ्स और रीजनिंग वाले पार्ट में, क्योंकि पेपर थोड़ा लेंदी था। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि टी को दिया गया है कि टी को क्या लिखा जाता है 33, ऐसा आपको लिखना है अच्छे से। दिया गया है कि किसी कूट भाषा में टी को क्या लिखा जाता है, टी को लिखा जाता है 33। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लॉजिक लिखते हुए चलना है। तो अगर मैं टी की बात करूं तो टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 20। अगर मैं टी में 1 से गुणा कर दूं, इसके बाद बात करूं तो ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 5। देखो कैसे याद रखना है, T20 E5, ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 1। तो ई कहां पर है, दूसरे नंबर पे, तो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। और फिर क्या है मेरा ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, इसका मल्टीप्लाई मैं 3 से करूंगा। दैट मीन्स मैं क्या कर रहा हूं, इनकी प्लेस वैल्यू से 1, 2 और 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, तो आप देखिए कितना देखने को मिलेगा, 20 + 10 + 3। ठीक है, 20 + 10 + 3, दैट मीन्स कितना देखने को मिला मुझे 33, जो कि ऐसा ही दिया हुआ है। तो इसी प्रकार हमको दूसरे के लिए भी लॉजिक को लिखना है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ईट, क्या दिया है, ईट। अगर आप ईट की बात करो तो ईट को क्या कह रहा है कि इसको क्या लिखा जाता है 67। तो अगर ई की प्लेस वैल्यू की बात करूं तो 5 होता है पहले पोजीशन पे, तो इंटू 1। दूसरे पोजीशन पर ए है तो इसका मल्टीप्लीकेशन 2 से, तीसरे पर 20 है तो इसका मल्टीप्लीकेशन 3 से। अगर मैंने सबकी प्लेस वैल्यू लिखी 5, 1, 20, और चूंकि इनको मैं कैसे मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ 1 × 2 × 3, ये पैटर्न में फॉलो कर रहा हूँ। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा 5, यहाँ आपको देखने को मिलेगा 2, और यहाँ आपको देखने को मिलेगा 60। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 60 और 5, 65 × 2 67। तो अब आपको लिखना है इसी प्रकार हमसे क्या पूछा गया है, इसी प्रकार हमसे पूछा गया है कि 8 इसको क्या लिखा जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करना है, हमारी अगर आप देखोगे तो पहले नंबर पे क्या है, ए है, इसकी प्लेस वैल्यू 1 है, इसका मल्टीप्लीकेशन 1 से करना है, प्लस दूसरे नंबर पे क्या है हमारा टी है, दैट मीन्स 20 है, इसका मल्टीप्लीकेशन 2 से करना है, और तीसरे नंबर पे हमारा ई है जिसकी प्लेस वैल्यू 5 होती है, इसका मल्टीप्लीकेशन 3 से कर देना है। तो मैं यही प्रोसीजर करते हुए आ रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं, पहले 1 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से, और फिर 3 से, इनकी प्लेस वैल्यूज से। क्लियर है, ठीक। इसके बाद हम देखें तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा 1, ये हो जाएगा मेरा 22 जा 40, और ये जाएगा मेरा 15। जब आप सॉल्व करोगे तो आपका हो जाएगा 40 और 15, 55 एंड 1 56। तो ये हो जाएगा मेरा उत्तर। ठीक है, तो इस प्रकार ये लॉजिक यहाँ पर फॉलो हुआ है। कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन में आपको पैटर्न और लॉजिक बताना जरूरी होता है, तब जाकर के आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर आप सिर्फ ये करके दिखा दोगे तो आंसर नहीं आएगा। आपको दिए हुए बाकी चीजें, कौन से रूल को, कौन से पैटर्न को, कौन से लॉजिक को फॉलो कर रहा है, ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इस प्रकार हम बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यहां दिया हुआ है, यदि किसी भिन्न के अंश एवं हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 हो जाता है। यदि अंश व हर दोनों में 4 घटा दिया जाए तो वह भिन्न 1/4 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके हल में लिखना है, माना कि वह भिन्न x/y है। ठीक है, माना कि वह भिन्न क्या है, x/y है। मैं समझ रहा हूँ हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को इसमें कोई दिक्कत नहीं जा रहा होगा, क्योंकि ये मैथ्स है। ठीक है, ठीक है, अगर वो भिन्न x और y है तो आपको क्या करना है, पहले दोनों में 2 जोड़ना है, अंश में भी और हर में भी। ठीक है, तो आपको लिखना है प्रश्नानुसार अंश एवं हर में 2 जोड़ने पर। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कौन बोल रहा है, प्रश्न, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रश्नानुसार अंश एवं हर में 2 जोड़ने पर। जब आप इस तरीके से उत्तर लिखना स्टार्ट करते हैं तब जाकर के आपको अच्छे मार्क्स मिलना चालू होते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे अंश और हर में 2 जो जोड़ना है तो क्या करोगे, x + 2, और वैसे ही आप हर में, दैट मीन्स जो वैल्यू नीचे होती है इसमें भी कितना ऐड कर दोगे 2, और ये करने से जो मुझे भिन्न प्राप्त हो रहा है वो कितने के इक्वल है, 1/2 के बराबर है। ठीक है, यहाँ हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा। अगर मैं 2 का गुणा x + 2 में करूंगा तो मैं इस प्रकार लिखूंगा, और 1 का गुणा किस में करूंगा, y + 2 में, तो इस प्रकार लिखूंगा। ठीक है, इसके पश्चात क्या हो जाएगा मेरा, 2x + 2 2 जा 4। यहां अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा मेरा, y + 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहां अगर इक्वेशन बनाने की कोशिश करूं तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, 2x - y, और ये अगर 4 को मैं उधर ट्रांसफर कर दूं तो 2 - 4, दैट मीन्स इधर आ जाएगा मेरा -2। इसको मैं बोलूंगा समीकरण 1।
इस प्रकार मैंने समीकरण 1 बना लिया, ठीक है, क्योंकि अभी और जानकारी दी गई है। स्टेप 2 में क्या करेंगे, यदि अंश एवं हर दोनों में 4 घटा दिया है तो भिन्न 1/4 हो जाता है। तो पुनः प्रश्नानुसार आपको क्या करना है, इस बार आपको अंश एवं हर में 4 घटाना है। तो अंश में 4 मतलब x-4 और हर में 4 मतलब y-4। तो ये जो फ्रैक्शन वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, 1/4 की, ठीक है। इस बार फिर आपको क्या करना है, तिर्यक गुणा, तो क्या हो जाएगा आपका 4x, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ से 4x - 16, और जब आप इसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ करोगे तो y-4, ठीक है। अब अगर आप यहां सॉल्व करना चालू करोगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, 4x - y और ये -4 + 16, दैट मीन्स 16 - 4 आपको यहाँ देखने को मिलेगा 12। ये हो जाएगा मेरा समीकरण 2। इस प्रकार ये क्या आ गया मेरा समीकरण 2। तो अगर आप समीकरण 1 और समीकरण 2 देखेंगे, अगर मैं इसको बॉक्स में डाल दूं ज्यादा बेटर है, ठीक है। अगर आप समीकरण 1 और समीकरण 2 देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि सर इसमें y और y सेम है, जबकि यहाँ पर 2x है, वहां पर 4x है। या तो मैं इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके x और x वाला टर्म को बराबर कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास y और y वाला पहले से बराबर दिख रहा है। कुछ नहीं करना है, मुझे क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, या तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दूं, ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो अगर मैं माइनस कर दूं क्या, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को, ठीक है। समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 से आपको क्या करना है, समीकरण 1 को क्या करना है, घटाना है, घटाने पर तो बायां बायां पक्ष आपस में घटा दीजिए। यहाँ पर कितना है, 4x - y, यहाँ पर है आपका 4x - y। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या है, 2x - y, तो -2 और ये -y किस में बदल जाएगा, +y, जब मैं उसको माइनस करूंगा तो, ठीक है। यहाँ कुछ स्टेप्स मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ क्योंकि हमारे पास वहां पर भी जगह की कमी है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको स्मार्ट तरीके से कब कहाँ से स्टेप हटाना है समझदारी होनी चाहिए, ठीक है। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 माइनस करना है, तो 12 - 2, 12 से जब आप 2 माइनस करोगे तो यहाँ माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ पर -y और +y आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से आपको देखने को मिलेगा x का 2x, 4x से 2x जब चला जाएगा तो 2x बचेगा, और यहाँ 12 और 2 14, तो x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी मेरी 7। x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। अब मैं x का मान किसी भी समीकरण में रख सकता हूँ। तो अगर मैं बोलूँ कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यदि मैं x का मान कहां पर रखूंगा, समीकरण 1 में, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है अच्छे से, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ऐसे आपको लिखते हुए चलना है अच्छे से, ठीक है। तो समीकरण 1 में अगर x का मान रखूं तो कितना जाएगा, 2 × 7 - y = -2, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 -y -2, -2 इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा +2, और ये y मेरे यहाँ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 16। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 16। लेकिन अभी हमारे यहाँ उत्तर नहीं आया, हमको क्या बताना है, वह भिन्न बताना है। तो हमने वो भिन्न क्या माना है, x/y, तो x का मान 7 है और y का मान 16 है, तो आपको लिखना है अतः भिन्न x/y, दैट मीन्स की अतः भिन्न 7/16 है। अतः वह भिन्न क्या है, 7/16 है, तब जाकर के आपको पूरे मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन कैसे करना है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं इस सीरीज में। अपना जो अगला क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, दैट मीन्स इस सीरीज में हमारे जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उसका सबसे अंतिम क्वेश्चन, दैट मीन्स 6वां क्वेश्चन हम लोग पहुंच गए, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो अलजेब्रा से फिर से हमारे इस बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो जो दिया गया है पहले आप उसको लिखिए, हल दिया गया है कि समीकरण क्या है हमारा, 12x² - 48xy, फिर क्या है मेरा +48y² +5x - 10y - 3। इसके जो भी हमारे फैक्टर आएंगे, है ना, इसको सॉल्व करने पर जो भी फैक्टर्स आएंगे उनको आपस में क्या निकालना है, योगफल, उनको जोड़ना है इनके फैक्टर्स को, ठीक है। तो पहले हम इनका फैक्टर निकालने का ट्राई करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो इन तीनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 12। तो अगर मैं यहाँ से 12 उभयनिष्ठ लूंगा तो अंदर में क्या बचेगा मेरा, x² - 4xy प्लस
क्या हो जाएगा मेरा ये 4y²। उसी प्रकार अगर मैं यहाँ से 5 कॉमन लूँ तो अंदर में क्या बच जाएगा मेरा x माइनस 2y और यहाँ पर मेरा -3। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो ये मेरा a² माइनस 2ab प्लस b² का फॉर्मूला है। इस 4y² को मैं 2y² लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ x² माइनस 2 इंटू 2xy प्लस 2y²। दैट मीन्स ये किसका फॉर्मूला है मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जहाँ पर a की वैल्यू मेरी x है तो b की वैल्यू कितनी मेरी 2y है। ठीक है, देखिए 2y का स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर तो आपको यही देखने को मिलेगा। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इस तरीके से मैं x माइनस 2y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ और यहाँ पर कितना है मेरा 5x माइनस 2y माइनस 3। यदि मैंने बोला, यदि माना x माइनस 2y इज इक्वल टू टी, मैंने क्या कर लिया x माइनस 2y को t मान लिया। ठीक है, ताकि मेरा कोई गलती ना हो और इक्वेशन सॉल्व करने में आसानी रहे। ठीक है, तो जहां जहां x माइनस 2y है वहां पर अगर मैं t रखूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12t² प्लस 5t और यहाँ आपको देखने को मिलेगा -3। ठीक है, इस प्रकार से आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, जिसका गुणनखंड हम कैसे करते हैं। हमको देखना है कि इनका जो गुणनफल है, दैट मीन्स इनका गुणनफल कितना है 12 और -3, 12 तिहाई -36। ठीक है, 12 और -3 का जो गुणनफल है कितना है -36। तो मुझे बीच वाली वैल्यू को इस तरीके से ब्रेक करना है कि यहाँ 5 का 5 भी बना रहे और उसको मल्टीप्लाई करने से मेरा कितना है -36 भी आए। तो अगर मैं इस तरीके से सॉल्व करूं 12t², ये 5 की जगह अगर मैं क्या लिख लूं 9 माइनस 4t, तो अगर आप देखो 9 गुणा -4 करने से क्या होगा 12 तिहाई 36, -36 भी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 9 माइनस 4 से आपका 5 भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ब्रेक करना होता है। तो यहाँ पर हो गया हमारा -3। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा और एक्सपेंड करोगे तो क्या हो जाएगा 12t² प्लस ये जाएगा मेरा 9t माइनस 4t माइनस 3। ठीक, इस प्रकार आप आगे बढ़ते हैं। यहां से अगर आप कॉमन लोगे तो क्या कॉमन ले सकता हूं, यहां से मैं ले सकता हूं कॉमन 3 और t, तो अंदर हो जाएगा मेरा 3 4 जा 12t और यहाँ पर जाएगा मेरा 3 3 जा 9। ठीक है, तो 4t प्लस 3। उसी प्रकार यहाँ पर मैं अगर कॉमन ले लूँ -1 तो यहाँ भी अंदर में क्या आ जाएगा मेरा 4t प्लस 3। तो इस प्रकार अगर आप देखोगे तो मेरे दो गुणनखंड हो गए 3t -1 और एक गुणनखंड हो गया मेरा 4t प्लस 3। अब प्रश्नानुसार हमको क्या करना है, इनका योग निकालना है। प्रश्नानुसार गुणनखंडों का योग, प्रश्नानुसार गुणनखंडों का योग। तो अगर मैं इनका योग निकालूंगा तो इनको आपस में जोड़ देना है, लेकिन अगर आप देखो हमें अभी t की वैल्यू आगे चल के रखनी है। ठीक है, 3t -1 प्लस 4t प्लस 3, अगर मैं जोड़ूं तो 3t और 4t कितने हो जाएंगे 7t और यहीं पर मेरा +3 और -1 क्या हो जाएगा +2। अब मुझे क्या करना है, चूंकि t का मान हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर चेंज किया था। t का मान हमने क्या रखा है x माइनस 2y, तो आपको यहाँ पर x माइनस 2y रख देना है। तो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर 7x माइनस 2y प्लस 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा अभिष्ट हल 7x माइनस 14y, 7x माइनस 14y और क्या है फिर यहाँ पर मेरा 7x माइनस 14y माइनस 2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका -2। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा जो हमारा समीकरण है वो कितना हो जाएगा 7x माइनस 14y माइनस +2। यहाँ पर हमारा 70 + 2 था तो यहाँ पर आपको +2 देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर 70 + 2 था ना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ओवरऑल क्या देखने को मिलेगा 7x माइनस 14y +2। अतः अभिष्ट समीकरण का जो अभिष्ट जो हमारा गुणनखंडों का योग है वो कितना है 7x माइनस 14y +2। अगर मैं समझा दूं तो आपको यहाँ पर 12 कॉमन लेना था, यहाँ से 5 कॉमन था। x माइनस 2y को मैंने क्या मान लिया था t मान लिया। t रखने के बाद ये हमको द्विघात समीकरण देखने को मिल गया। जब फिर मैंने क्या किया इस द्विघात समीकरण को सॉल्व किया नॉर्मली और उसके बाद इनके गुणनखंडों को ही आपस में क्या कर दिया है मैंने जोड़ दिया है। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 में अगर बात करूं तो प्रत्येक क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, सेक्शन 2 के क्वेश्चन हम लोग देखना चालू करें तो 4 मार्क्स से प्रत्येक क्वेश्चन है। इस बार डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो था ये 4 मार्क्स का है।
और इस बार डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ये बहुत अच्छा प्रकार का क्वेश्चन है। आप इसमें देखोगे तो हमको इसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में बांटने की भी नीड पड़ने वाली है। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन इस बार पीएससी में पूछा गया था, इसी वजह से पेपर थोड़ा लेंथी सा हो गया है। सोनिया दक्षिण की ओर 20 मीटर चलती है। जैसा कि आपको पता होगा कि ऊपर की ओर मेरा नॉर्थ डायरेक्शन होता है, नीचे की ओर साउथ, दाहिने ओर ईस्ट और बाइने ओर क्या होता है मेरा वेस्ट होता है। तो अगर मैं आपको इसी क्वेश्चन को समझाऊं कि जो सोनिया है ये आरंभिक किसी बिंदु से, मैंने माना कि मेरा आरंभिक बिंदु ए है, मेरा आरंभिक बिंदु ए है, यहाँ से किससे दक्षिण की दिशा में वो कितना मीटर चलती है 20 मीटर, दैट मीन्स साउथ दिशा में 20 मीटर। इसके पश्चात बाएं मुड़कर 20 मीटर चलती है। तो अगर सोनिया के अकॉर्डिंग देखोगे आप तो इसका बायां इस तरफ होगा। जब आप नॉर्थ की तरफ होते हो तो ये आपका राइट है, जब साउथ की तरफ हो तो यही राइट आपको क्या बन जाएगा लेफ्ट। मतलब अगर सोनिया के आप तरीके से सोचोगे तो आपका लेफ्ट किधर होने वाला है इस तरफ। तो बाएं और कितना चल रही है 20 मीटर, यहां से इस तरफ चलती है ये 20 मीटर की दूरी, ठीक है, ठीक है 20 मीटर की दूरी। इसके पश्चात क्या है अंत में 45 डिग्री वामावर्त, वामावर्त मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा। तो घड़ी की विपरीत दिशा में कितना घूम जाती है 45 डिग्री। तो अगर मैं देखूं तो घड़ी की विपरीत दिशा मतलब इस दिशा में वो कितना मुड़ जाती है 45 डिग्री से। और ये जो दिशा है, ये जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में 20√3 मीटर, कितना दिया हुआ है 20√3। तो पूछ रहा है कि अगर ये पॉइंट ए है और ये मेरा पॉइंट बी है तो ये ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है। मतलब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु जहां पर अभी सोनिया खड़ी है इनके बीच की दूरी कितनी है। तो अब आपको ये सवाल सॉल्व करना है। इस सवाल को अगर सॉल्व करना है मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पर 45 डिग्री और 20√3 है। मैं अगर कंपोनेंट में बांटूं तो इस तरफ अगर देखूं इस डायरेक्शन में तो मुझे क्या देखने को मिलेगा 20√3 cos 45। और अगर मैं इसके ऊर्ध्वाधर दैट मीन्स वर्टिकल कंपोनेंट की बात करूं तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा मेरा, अगर वर्टिकल कंपोनेंट की बात करूं तो ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा 20√3। लेकिन इस बार ये जो होगा 20√3 ये कैसा होगा आपका साइन के साथ आएगा। कैसे आएगा साइन। मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे पास कोई रिजल्टेंट होता है आर इस प्रकार से, तो अगर मुझे इधर की वैल्यू लिखनी जिस तरफ थीटा है ये क्या हो जाता है हमारा आर कॉस थीटा, और इसी के वर्टिकल में क्या हो जाता है हमारा आर साइन थीटा, ठीक है। ये होता है कंपोनेंट में बांटने का तरीका। उसी प्रकार मैंने 45 डिग्री पे 20√3 को इधर बांटा तो 20√3 cos 45 और इधर क्या आ जाएगा मेरा 20√3 sin 45, ये इसकी लेंथ हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो cos 45 और sin 45 दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है। कितनी होती है 1/√2। अगर मैं 20√3 1/√2 ये सॉल्व करने जाऊं तो मैं 2 को 20 क्या लिख सकता हूं √2 इंटू √2 इंटू 10 इंटू √3 अपॉन में 1/√2। तो ये √2 और √2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 10√6। दैट मीन्स ये जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने से कितनी आएगी 10√6। उसी प्रकार ये वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 10√6। तो क्वेश्चन लेंथी है तो इसमें आपको जो डायग्राम बनाना है ये अच्छे से बनाना ताकि आपको पूरे नंबर मिले, ठीक है। तो ये जो लेंथ था मेरा, ये लेंथ कितना हो गया मेरा, ये लेंथ हो गया मेरा 10√6 मीटर। उसी प्रकार नीचे मेरा लेंथ कितना हो गया 10√6 मीटर। अगर ये 10√6 है तो ये भी कितना होगा मेरा, ये भी होगा मेरा 10√6 मीटर। तो उसी प्रकार अगर मैं देखूं तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपको यहाँ देखने को क्या मिलेगा कि एक ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, एक प्रकार से ट्रायंगल बनाएंगे हम। कैसे बनाएंगे देखिए, मुझे ये ए से लेकर के बी तक की दूरी चाहिए, ए से लेकर के बी तक की शॉर्टेस्ट दूरी चाहिए। तो ए से बी तक मैं कैसे पहुंच सकता हूँ, मैं इस प्रकार से पहुंच सकता हूँ ए से बी, ए से बी, ठीक है। अगर आप देखो तो मुझे ये दूरी पता है कितना है 10√6, ये दूरी कितनी है 10√6 और ये दूरी मुझे पता है शुरुआत से कितनी है 20। मतलब कि 10√6 अगर मैं यहाँ बात करूँ, ये जो मेरा वर्टिकल कंपोनेंट था इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10√6। अगर मैं इसी में क्या जोड़ दूं 20 तो ये टोटल लेंथ आ जाएगा, है ना, ये टोटल लेंथ आ जाएगा। अगर मैं इस लेंथ की बात करूं तो अगर ये पूरा 10√6 है यहां से लेकर के ऊपर तक तो ये भी कितना होगा पूरा, ये पूरा कितना हो जाएगा मेरा, ये पूरा होगा 10√6। और ये जो बचा हुआ भाग है ये कितना हो जाएगा मेरा 10√6 में से अगर मैं 20 माइनस कर दूं, कितना माइनस कर दूं 10√6 में से 20, तो ये बचा हुआ पार्ट आ जाएगा, ठीक है, ये बचा हुआ भाग आ गया। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है,
ध्यान से देखें तो आपको यहाँ क्या देखने को मिलेगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल देखने को मिलेगा, जिसमें कि मुझे इसका परपेंडिकुलर और बेस दोनों पता है। अगर मैं हाइपोटेनस निकाल दूं तो मेरा ए और बी के बीच की शॉर्टेस्ट दूरी आ जाएगी। दैट मीन्स जो हमारी सोनिया है इसका प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की दूरी आ जाएगी। ठीक है, कैसे करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अगर मैं देखूं तो यहाँ ए बी क्या है, मेरा कर्ण है। वहीं पर अगर बात करूं तो मेरा परपेंडिकुलर कितना है, 20 + 10 √6। तो आपको पता है कि हमको क्या करना पड़ता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस, जैसे आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h² = परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो मैंने यहाँ क्या कर लिया, 20 + 10 का होल स्क्वायर प्लस बेस कितना हो जाएगा मेरा 10 √6 माइनस 20 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करने का ट्राई करें तो आप a + b और a² b का अगर फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है, a + b का होल स्क्वायर और प्लस a - b का होल स्क्वायर, अगर आप देखोगे तो बिल्कुल आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। यहाँ जो इनका एक्सपेंशन होता है क्या होता है, a² + b² + 2ab। उसी प्रकार यहाँ क्या होता है, a² - 2ab + b²। तो अगर आप देखोगे तो 2ab कैंसल, यहाँ पर 2a² + 2b² क्या देखने को मिलेगा, 2a² + 2b²। तो अगर मैं 20 को क्या मान लूं, a, और 20 को अगर मैं b मान लूं और 10 √6 को a मान लूं, तो a का स्क्वायर मतलब कि 100 और √6 का स्क्वायर मतलब कि 6 प्लस, अगर आप देखोगे 2a² के बाद क्या देखने को मिलेगा, 2b²। b कितना है मेरा 20, तो b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। मैंने कुछ नहीं किया, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन आप लोगों के लिए डायरेक्ट लिख दिया है कि ये होता है। ठीक है, क्या होता है 2a² + 2b²। अगर आप a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर निकालोगे तो +2ab - 2ab वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, आपका 2a² + 2b² देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो कितना हो जाएगा, 600 दूनी 1200 और यहाँ हो जाएगा आपका 4 दूनी 800। यहीं पर मेरा क्या है, अभी ए बी का स्क्वायर बचा हुआ है। तो अगर मैं सॉल्व करूँ तो 1200 और 800 कितना हो जाएगा, रूट में 2000 हो जाएगा। और इसी 2000 को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा ए बी डिस्टेंस आएगा। तो 2000 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 100 × 10 अंडर रूट में। ठीक है, तो अगर आप देखोगे इसको और सॉल्व किया जाए तो मेरा 100 बाहर आके क्या हो जाएगा 10, और मैं 10 को अगर और सॉल्व करूँ तो क्या कर सकता हूँ 5 × 2, तो मेरा 2 भी बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा √5। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 × 20 √5 मीटर, 20 √5 मीटर। तो इस प्रकार से मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 20 √5 मीटर। मैं शुरू समझा दूं तो मैंने क्या किया, सोनिया साउथ की दिशा में 20 मीटर गई, फिर वहां से बाएं लेकर के 20 मीटर गई, फिर यहाँ से वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री गई। अब वो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, तो आपको क्या करना है, नॉर्मली ये जो 45 डिग्री था इसको आपको दो कंपोनेंट में बांटना पड़ा, क्योंकि ये 45 डिग्री पे था। तो जब 20 √3 को मैंने जब ऊर्ध्वाधर बांटा वर्टिकल, तो वर्टिकल में कितना आएगा 20 √3 sin 45 डिग्री, और यहाँ कितना आएगा मेरा 20 √3 cos 45 डिग्री। लेकिन cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है और sin 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। तो मेरे पास ये लेंथ और ये लेंथ ये आ गया, जिसको सॉल्व करके मैंने आंसर कितना निकाला था यहाँ पर 10 √6। कितना निकाला 10 √6। अगर मैं देखूं तो ये 10 √6 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 20 + 10 √6। तो मेरे पास ट्रायंगल का ये कंप्लीट लेंथ आ गया। उसके बाद ये लेंथ कैसे निकाला, अगर ये पूरा 10 √6 है तो ये भी कितना होगा 10 √6। इसमें से मैंने कितना माइनस कर दिया 20, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना आ गया मेरा 10 √6 - 20। तो बेस भी आ गया, परपेंडिकुलर भी आ गया। मैंने यहाँ पर क्या लगाया, पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम लगाने से मुझे क्या मिल गया सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या देखने को मिला था मुझे, a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर, जिसमें मैंने क्या किया 10 √6 को a मान लिया और 20 को b मान लिया। क्या होता है हमारा फॉर्मूला 2a² + 2b², क्योंकि +2ab और -2ab वाला टर्म आपस में कैंसिल हो जाता है। जब आप ओवरऑल सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा √2000, जिसको कि अगर आप सॉल्व करेंगे तो हमको कितना देखने को मिलेगा 20 √5। दैट मीन्स वो अभी यहाँ से 20 √5 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इस बार पीएससी मेंस में पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत जा रही है तो आप उस समय उसको स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसी प्रकार अब हम लोग इसी श्रृंखला में अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन भी 4 मार्क्स का पूछा जाता है। यहाँ पर दिया हुआ है कि 400 मीटर की रेस में ए बी को 40 मीटर या, ये ध्यान देना आपको, या 40 मीटर या 4 सेकंड से हराता है तो ए की चाल क्या है।
ठीक है। तो आप देखो या तो बी 40 मीटर से हार रहा है, 400 मीटर की रेस है, मतलब जब ए रेस जीत रहा है तब बी 40 मीटर पीछे रह गया, मतलब बी के द्वारा दूरी तय की गई है 360, कितनी दूरी तय की जा रही है 360, तब तक ए जो है 400 मीटर की रेस जीत जा रहा है। पहला कंडीशन तो ये। दूसरा क्या है कि 4 सेकेंड से हराता है, दैट मीन्स अगर बी पूरे 400 मीटर को दौड़े तो ए से 4 सेकंड ज्यादा समय लगता है, मतलब कि ए 4 सेकंड पहले रेस कंप्लीट कर लेता है ना। अगर आप टाइम से बात करोगे तो टाइम में 4 सेकंड से हरा दे रहा है, और दूरी में बात करोगे तो 40 मीटर से हरा दे रहा है। दैट मीन्स जब ए रेस जीतता है तब बी के लिए 40 मीटर की दूरी बच गई है, और अगर बी भी पूरा 400 मीटर दौड़ता है तो उसको ए से 4 सेकंड ज्यादा लग जाता है। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं तो मैं यहां से बी की चाल निकाल सकता हूं। बी की चाल कैसे निकलेगी, बी की चाल ऐसे निकलेगी कि अगर वो और दौड़ता, अगर वो पूरा 400 मीटर दौड़ता तो उसको 400 सेकंड और लगता, मतलब कि बचे हुए 40 मीटर को दौड़ने के लिए, 40 मीटर को दौड़ने के लिए बी कितना समय ले रहा है, बी 4 सेकंड का समय ले रहा है। तो अगर आप देखोगे तो यहां से आपको बी की चाल आ जाएगी कितना, 10 मीटर प्रति सेकंड। कितना आ गया, 10 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि बी अगर पूरा रेस दौड़ता, पूरा 400 मीटर कवर करता तो उसको 4 सेकंड का और समय लगता। तो यहां से बी की रफ्तार कितनी हो गई, 10 मीटर प्रति सेकंड हो गई। ठीक है। इसके पश्चात अगर मैं देखूं, इसके पश्चात बात करूं तो अगर जब ए रेस फिनिश करता है तब बी के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, यहां लिखना है जब ए रेस समाप्त करता है उस समय बी द्वारा तय की गई दूरी 400 माइनस 40, दैट मीन्स 360 मीटर है। ठीक है, क्योंकि बी 40 मीटर से रह जाता है जब ए कहां पहुंच जाता है, 400 मीटर की रेस पूरी कर लेता है। मतलब जब ए ने रेस को जीता उस समय तक बी ने कितना कवर किया है, 360 मीटर कवर किया है। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। तो अगर मैं बात करूं कि बी के द्वारा अगर 360 मीटर की दूरी तय करनी है ना, अगर हम लोग सेम में बात करना चाहें तो अगर बी के द्वारा 360 मीटर की दूरी तय करनी है तो उसको कितना समय लगेगा। ठीक है, अगर बात करूं कि बी द्वारा 360 मीटर तय करने में लगा समय, हमको पता है समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में चाल। तो दूरी कितनी तय करनी है हमको, 360, और बात करूं तो बी की चाल कितनी है, 10, दैट मीन 36 सेकेंड। क्या चीज, 36 सेकेंड। 36 सेकेंड में बी क्या करेगा, 360 मीटर की दूरी तय करेगा, और बिल्कुल उसी समय जब बी 360 मीटर की दूरी तय करता है तब ए 400 मीटर की दूरी तय कर चुका होता है। दैट मीन रेस शुरू होने के 36वें सेकेंड में ए द्वारा 400 मीटर की दूरी तय कर ली जाती है, जबकि बी के द्वारा 360 मीटर की ही दूरी तय की जाती है। क्लियर है क्या। तो अगर आप यहां देखोगे बी द्वारा 360 मीटर की दूरी तय करने में जो समय लगता है तब ए द्वारा 400 मीटर की दूरी तय कर ली जाती है। ठीक है, जब तक बी 360 मीटर की दूरी तय करता है दैट मीन 36 सेकंड में, तब तक 36 सेकंड में ए के द्वारा कितनी दूरी तय कर ली गई, 400। अतः ए की चाल क्या हो जाएगी, अतः ए की चाल मुझे पता चल गया कि 400 मीटर तय करने में ए कितना दूरी तय करने में, 400 मीटर तय करने में ए कितना समय ले रहा है, 400 मीटर की दूरी तय करने में ए जो समय ले रहा है वो कितना है मेरा, 36 सेकेंड। तो यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 11.11 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स जो ए की चाल होगी, क्या ए की चाल कितनी हो जाएगी, ए की चाल हो जाएगी 11.11 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका फ्रैक्शन वैल्यू में आ जाएगा, फिर आपको 11/11 में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है,
तो ये तरीका था सॉल्व करने का। अगर हम लोग देखें तो बी क्या कर रहा है, बी आपका 40 मीटर की दूरी से या तो हार रहा है या तो 4 सेकंड से हार रहा है। दैट मीन्स अगर वो पूरा पूरा रेस दौड़ने का उसको मौका मिलता तो क्या करता, 4 सेकंड में 40 मीटर की दूरी तय कर लेता। तो इस प्रकार से जो बी की चाल है वो कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड। जब ए रेस समाप्त करता है तो उस समय बी द्वारा तय की गई दूरी 400 माइनस 40 दैट मीन्स 360 मीटर, क्योंकि बी क्या है 40 मीटर से पीछे रह जाता है। तो 360 मीटर की दूरी तय करने में बी को कितना समय लगता है। यदि बी की चाल मुझे पता है तो मुझे पता चल जाएगा कि बी को 360 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है। तो बी को 360 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है, 36 सेकंड। और ये बिल्कुल वही समय है जब बी 360 मीटर तक पहुंचा था, तब तक ए ने रेस खत्म कर ली थी, मतलब ए ने 400 मीटर की दूरी तय कर ली थी। तो अगर बी 360 मीटर की दूरी तय करने में 36 सेकंड ले रहा है, रेस शुरू होने के बाद 36 सेकंड में बी कहां पहुंचा है, 360 मीटर की दूरी पे। तो उसी समय ए कहां पहुंच चुका है, 400 मीटर की दूरी पे। तो मुझे दूरी और समय यदि पता है तो मैं यहां से ए की चाल बता सकता हूं। ए की चाल क्या हो जाएगी, 11.11 मीटर पर सेकेंड। इसके पश्चात अगर हम लोग देखें तो आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि हमारा अगेन कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो मैं आपके लिए सेक्शन 3 और सेक्शन 4 पे लेकर आऊंगा। चूंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो आपको क्या करना है, इसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के सारे सॉल्यूशन देखने हैं और उनको हल करने का प्रयास खुद से भी करना है। तो इसी प्रकार इस श्रृंखला में हमारा सेक्शन 2 का अंतिम क्वेश्चन अगर बात करूं तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि कितने मार्क्स का होता है, अगेन 4 मार्क्स का होता है। जैसे मैंने बताया कि सेक्शन 1 में 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। उसी प्रकार सेक्शन 2 में 4-4 मार्क्स के हमारे 3 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 घड़ी से आया हुआ था। यहाँ लिखा हुआ है एक घड़ी की मिनट की सुई 6 सेंटीमीटर लंबी है। तो हमको क्या लिखना होगा, हल दिया गया है कि घड़ी की सुई की लंबाई, घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई, मिनट की सुई की लंबाई x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। 8:10 AM से 8:45 AM के मध्य घड़ी के मिनट की सुई द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो यदि मैं बात करूं 8:10 AM से 8:45 AM के मध्य समय अंतराल, तो अगर आप देखेंगे तो कितना समय अंतराल देखने को मिलेगा आपको, 35 मिनट का। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं कि जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जो मिनट की सुई होती है प्रति मिनट 6 डिग्री का शिफ्टिंग लेती है। ठीक है, अगर बात करूं कि 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा 30 डिग्री चला जाता है, कितना चला जाता है, 30 डिग्री। तो वहीं पर अगर आप देखेंगे तो 30 डिग्री करते हुए हमारे मिनट की सुई कितना कंप्लीट करती है, 360 डिग्री। तो आपको ध्यान में रखना है कि हमारी मिनट की सुई यदि 1 मिनट भी शिफ्ट हो रही है तो कितने डिग्री का शिफ्ट लेती है, 6 डिग्री का शिफ्ट लेती है। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं कि मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में चली गई दूरी, 1 मिनट में चली गई दूरी कितनी है, 6 डिग्री। ठीक है, कितनी होती है, 6 डिग्री। अतः 35 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तय की गई दूरी 6 डिग्री इंटू, अगर बात करो 35 मिनट में तो कितना देखने को मिलेगा आपको, 210। कितना देखने को मिलेगा, 210 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या निकाल लिया कि 35 मिनट में मिनट की सुई ने कितना दूरी चला है, 210 डिग्री कवर किया। लेकिन हमको इसका क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, क्षेत्रफल की बात करूं तो कंप्लीट अगर मैं देखूं तो πr² दैट मीन्स 360 डिग्री कवर होता है क्लॉक में। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करूंगा मैं, थीटा डिवाइडेड बाई क्या कर दूंगा, 360 डिग्री। थीटा डिवाइडेड बाई में क्या करूंगा, 360 डिग्री। और इसी के बाद अगर बात करूं क्षेत्रफल की तो क्या होता है हमारा वृत्त का क्षेत्रफल πr², क्लॉक क्या हो जाएगा
पाई आर स्क्वायर, जहां पर आर की वैल्यू मेरे क्या होने वाली है, जो सुई की लंबाई दी हुई है 6 सेंटीमीटर। इस फॉर्मूले को आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है। अगर बात करूं तो चाप की तरह से चाप इंटू क्षेत्रफल निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा, पाई आर स्क्वायर से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो थीटा की वैल्यू कितनी है मेरी, थीटा की वैल्यू है, अगर आप देखोगे तो 210 डिग्री हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। 35 मिनट में कितना चला हुआ है, 210 डिग्री, यहाँ पर जाएगा मेरा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू देखो तो कितना है मेरा 6 का स्क्वायर। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 21/36, और यहाँ पर क्या आएगा मेरा पाई का वैल्यू 22/7, और ये 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो इसको मैं कैंसिल करूंगा तो क्या देखने को मिलेगा मुझे, 7 3 21 और 3 इंटू 22, दैट मीन 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कि मिनट की सुई द्वारा 35 मिनट में 66 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल कवर किया गया है, ठीक है। अगेन बता दूं, हम लोगों ने क्या किया, दिया हुआ था सुई की लंबाई कितना दिया हुआ था, x, या इसको आप r मान लो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। 8:10 से 8:45 के मध्य कितना चला है, 35 मिनट चला है, ठीक है। हम जानते हैं कि 1 मिनट पे कितना चलता है 6 डिग्री, तो 35 मिनट पे कितना चलेगा 210 डिग्री। और आपको बस नॉर्मली इस फॉर्मूला में पुट करना होता है क्षेत्रफल निकालने के लिए। थीटा की वैल्यू 210 है, कुल 360 होता है, और इसके बाद में क्या करूंगा, पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस तरीके से हमको आंसर निकालना है। मेरा आंसर हो जाएगा 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन अपना सेक्शन नंबर 1 के 6 क्वेश्चन और सेक्शन 2 के 3 क्वेश्चन पूरे सॉल्व कर लिए। क्योंकि मैथ्स में थोड़ा एक्सप्लेनेशन में समय लगता है, इसलिए मैं इसके लिए एक और वीडियो लेकर के आऊंगा, जिसमें कि हम सेक्शन इसके बाद जो हमारा 3 और 4 है, इसके क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें कि हमारे 8 मार्क्स और 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरीके के वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, हमारे वीडियो को लाइक करना है। आप दिल्ली आईएएस एकेडमी की टीम के साथ जुड़िए। और मैं अगेन बता दूं, हमारे यहाँ 16 जून से न्यू बैच लॉन्च हो रही है ऑफलाइन मोड में, तो आप हमारे बैच को जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।